आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स हमारे पास ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि वैल्यूज के ऊपर मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 2+3। ये 2 और 3 है, ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। क्यों ऑपरेंड्स हैं? क्योंकि इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है उसे हम ऑपरेटर कहते हैं, और जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। यहाँ से मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ। हमारे पास ऑपरेटर्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास यूनियरी ऑपरेटर्स, उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स, और मेरे पास लास्ट वन टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो हमारे पास यूनियरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूनियरी ऑपरेटर्स हमारे वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि किसी एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा ऑपरेंड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स हमारे वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कंडीशन की बेस के ऊपर ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न कर रहे होते हैं। ऑपरेटर्स को हम लोग 6 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहली आ जाती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये भी हमारे ऑपरेटर है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अरिथमेटिक असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और लास्ट वन आ जाते हैं हमारे पास टर्निंग ऑपरेटर्स। हमारे पास ये जो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर ही आ जाते हैं। तो जो मेन टाइप्स है हमारे पास वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, टर्नरी ऑपरेटर्स। अब हम इन सब की एग्जांपल करके देखते हैं बारी बारी, और देखते हैं कि कौन सी क्लासिफिकेशन कौन सी टाइप के अंदर लाई कर रही है। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, तो इनकी एग्जांपल कर लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आ जाते हैं हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इनकी एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्लस, सी आउट 3+2। वेरी सिंपल, 3+2 क्या होगा हमारे पास? 5 होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ। एंडल हमारा नेक्स्ट लाइन के ऊपर कैसे को मूव करवा देता है। उसके बाद सी आउट 3-2 एंडल, उसके बाद सी आउट 3 × 2 एंडल, और इसी तरह से सी आउट 3/2। यहाँ पे भी हंड्रेड। लास्ट वन है हमारा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर को रिटर्न करता है। डिवीजन करने के बाद हमारा जो भी रिमाइंडर आता है मॉड्यूलस उसे रिटर्न कर देता है। 3
mod 2 एंटर। मैं इसे यहाँ से रन करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया 3 + 2 5, 3 - 2 1, 3 × 2 6, 3 / 2 1। अब 3 / 2 1 क्यों आया? 1 इसलिए आया क्योंकि हमारे पास दोनों जो हैं इंटीजर वैल्यूज हमारे पास डिवाइड हो गई हैं। इस चीज को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके उसे देख लेना कि मैं यहाँ पे फ्लोट क्यों बना रहा हूँ। फ्लोट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दो इंटीजर्स जब डिवाइड होते हैं तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न होती है। तो दोनों में से जब तक कोई एक फ्लोट नहीं होगा तब तक हमारे पास इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न होती रहेगी। मैं यहाँ से अब इसे अगर रन करूँ, अब मेरे पास 1.5 आ गया और लास्ट वन मॉड्यूलस मेरे पास 1 आ गया। यानी कि जब हम लोग 3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, अगर हम उसको पॉइंट लगा के मजीद सॉल्व ना करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है? 1 बचता है। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स। सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसा कि आप लोगों ने देखा एक से ज्यादा ऑपरेटर्स के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स हुए? बाइनरी ऑपरेटर्स हुए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस। प्लस प्लस हमारे पास यूटिलाइज होता है एक वैल्यू एड अप करने के लिए किसी भी वैल्यू के अंदर, मतलब 3 के अंदर एक एड अप करके 4 बनाने के लिए। इसी तरह से हमारे पास डिक्रीमेंट उसका ऑपोजिट होता है, जैसा कि हमारे पास वैल्यू है 4, उस पर अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू पीछे कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ से मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, सी आउट। मैं पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ इंट a इज इक्वल्स टू 2। लेट्स से 2 वैल्यू दे दूँ, या इसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। a को मैंने 2 असाइन कर दिया, उसके बाद मैं a में प्लस प्लस कर देता हूँ। तो अब हमारी a की वैल्यू क्या होगी? अब a की वैल्यू 2 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2 + 1 3 हो जाएगी। मैं यहाँ पे a की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 3 प्रिंट हो जाएगा। तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 2 थी। उसके अंदर मैंने इंक्रीमेंट किया तो फिर मेरे पास a की वैल्यू क्या बन गई? 3 बन गई। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर था। इसी तरह से अब a की वैल्यू क्या है? 3 है ऑन द स्टेट। अब मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू में से एक माइनस करवा देता हूँ, a माइनस माइनस। अब क्या होगा? अब a की वैल्यू 3 थी ना, तो 3 की वैल्यू में से एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि a की वैल्यू दोबारा से 2 बन जाएगी। मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट a, और अब मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ। तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मेरे पास 3 प्रिंट हो गया और फिर 2 प्रिंट हो गया। चूंकि मैंने यहाँ पे \n यूटिलाइज नहीं किया तो क्या हुआ, एक के बाद दूसरी वैल्यू। अब मेरे पास दोनों अलग अलग लाइन के अंदर, मैं इसे एंटर लगा देता हूँ। या \n दोनों में से कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं, दोनों एक ही पर्पस के लिए। तो पहले मेरे पास 3 प्रिंट हो गया जो कि प्लस प्लस होने के बाद आई थी, फिर मेरे पास 2 प्रिंट हो गया जो कि मेरे पास माइनस माइनस डिक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू एक ही बची थी। तो ये थे हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो चूंकि एक ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहा था, ए क्या था? एक ही था, इसी के ऊपर ऑपरेटर प्लस प्लस का यूटिलाइज हुआ। तो हमारे पास जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हमारे पास आ जाएंगे यूनरी ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के अलावा बाकी सारे के सारे हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर, सिवाय टर्नरी ऑपरेटर्स के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज के अंदर कंपैरिजन करने के काम आता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं सी आउट 5 लेस देन 3, तो क्या ये बात ठीक है? 5 3 से लेस देन है? नहीं, ये बात क्या है? फॉल्स है हमारे पास। चूंकि ये बात फॉल्स है तो ये हमारे पास रिटर्न करेगा 0। 0 रिटर्न करने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है।
अगर ये हमारे पास 1 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, यानी कि ये जो कंडीशन हमने लिखी थी ये क्या थी, ये हमारे पास ट्रू थी। तो रिलेशन ऑपरेटर्स को सी आउट के अंदर हम लिखने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूटिलाइज करते हैं। अब मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू 0 पॉइंट हुई। 0 इसलिए पॉइंट हुई क्योंकि 5 हमारे पास 3 से लेस देन नहीं था। अब मैं इस ऑपरेटर को चेंज कर देता हूँ, यानी 5 इज ग्रेटर देन 3। 5 3 से ग्रेटर देन है ना, बड़ा है ना। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो अब मेरे पास ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि मेरा जो आंसर है, जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू है। तो ट्रू को 1 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉल्स को 0 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स की लिस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। पहला हमारे पास आ जाता है लेस देन, फिर हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन, और लेस देन के साथ आ जाता है हमारा लेस देन, इक्वल्स टू। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। फिर आ जाता है हमारे पास इक्वल इक्वल्स टू। फिर आ जाता है हमारे पास नॉट इक्वल्स टू। तो इनको प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लेस देन कर लिया, इसी तरह से सी आउट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा 5 इज ग्रेटर देन 3। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट 5 इज इक्वल इक्वल टू 3। क्या 5 इक्वल इक्वल टू 3 है? इसको रन करके देखते हैं। ये दो तो हम लोगों ने देख ली। अब इक्वल इक्वल टू देखते हैं। इक्वल इक्वल टू हमारे पास दोनों ऑपरेंड्स को आपस में मैच करता है कि दोनों ऑपरेंड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मैं यहाँ पे ट्रू ही कर देता हूँ, इन दोनों को 5 कर देता हूँ। यहाँ से इसे थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ से इसे रन करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 1 पॉइंट हो गया। इसी तरह से हमारे पास इक्वल इक्वल टू है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सी आउट, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? इसका क्या मतलब है? अब इसमें हमारे पास दो कंडीशंस की कॉम्बाइनेशन है। या तो 5 हमारे पास 5 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई छोटी वैल्यू लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 3 हमारे पास या तो 5 के इक्वल है या उससे छोटा है। तो हमारे पास इक्वल तो नहीं है लेकिन उससे छोटा है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 पॉइंट होगा। क्यों 1 पॉइंट होगा? क्योंकि पहली वाली कंडीशन यानी कि ये जो है लेस देन वाली कंडीशन हमारे पास ठीक होगी। अब मैं जब यहाँ से इसे रन करूंगा तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 1 पॉइंट हुआ, क्योंकि 5 से 3 छोटा था। इक्वल तो नहीं था बट छोटा था। इसी तरह से हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हैं। दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट लगा लेता हूँ। 5 इज सॉरी 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब ये स्टेटमेंट मेरे पास फॉल्स हो जाएगी। ना तो 3 5 से बड़ा है, ना ही इक्वल है। जब दोनों कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो अब मेरे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब जब मैं इसे आराम से रन करूंगा तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 0 लिखा हुआ आ गया, मतलब जो कंडीशन हम लोगों ने सी आउट में लिखी है वो गलत है। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का क्या मतलब है? यानी कि 5 इज नॉट इक्वल्स टू 3। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 3 के इक्वल नहीं है। नोट का मतलब नहीं, यानी कि इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या है? ट्रू है। 5 3 के इक्वल नहीं है, ये बात मैं सही बात मेरे कर पास रहा हूँ स्क्रीन ना। के ऊपर तो 1 सही लिखा हुआ आ बात का जाएगा। मतलब क्या है कि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 1 पॉइंट होना चाहिए। मैं जब यहाँ से इसे रन करूंगा 1 इसलिए आ गया क्योंकि 5 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है। अगर मैं ये कहूँ 5 इज नॉट इक्वल टू 5 तो ये बात मेरे पास यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 तो 5 के इक्वल है ना, लेकिन मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ये लिख रहा हूँ कि 5 5 के इक्वल नहीं है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। अब जब मैं इसे रन करूंगा यहाँ से तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 0 लिखा हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास किस कैटेगरी में लाइक आए हुए हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स में। क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा ऑपरेंड्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स आ जाते हैं। सबसे पहला एंड, जिसको हम एम्बरसेंड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास और,
जो कि स्ट्रेट लाइंस हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नोट। नोट इक्वल्स टू हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे भी यूटिलाइज करके देखा था, लेकिन सिर्फ नोट क्या कहता है उसको हम लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर परफॉर्म करके देखते हैं। जो यहाँ पे नोट ऑपरेटर यूज हुआ था वही ये वाला नोट ऑपरेटर है, इसको भी नोट ही कहते हैं। अब हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा कंडीशंस को आपस में कंबाइन करने के काम आते हैं। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल कहते हैं, सबसे पहले एंड की एग्जांपल कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट। तो मैं यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर दो रिलेशनल स्टेटमेंट लिखता हूँ, उनके दरमियान में एंड डालता हूँ। 5 इज लेस देन 3, उसके बाद एंड ऑपरेटर, उसके बाद मैं लिखूंगा 5 इज ग्रेटर देन 3। अब एंड ऑपरेटर क्या कहता है? एंड ऑपरेटर हमारे पास दोनों कंडीशंस को चेक करता है। 5 इज लेस देन 3, ये हमारे पास कंडीशन क्या है? फॉल्स है। 5 इज ग्रेटर देन 3, ये हमारे पास कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। जब तक दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं हो जाती तब तक एंड ऑपरेटर हमारे पास रिटर्न 1 नहीं करेगा, यानी कि रिटर्न ट्रू नहीं करेगा। मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 5 इज लेस देन 3 मेरे पास गलत स्टेटमेंट थी। चाहे एक स्टेटमेंट मेरे पास ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है ना। तो जब तक दोनों स्टेटमेंट मेरे पास सही नहीं हो जाती तब तक एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे मैं दोनों स्टेटमेंट ठीक कर देता हूँ, यानी कि 4 इज लेस देन 8 कर देता हूँ। लेट्स से 4 इज लेस देन 8 कर देता हूँ। अब मेरे पास 4 इज लेस देन 8 ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। 5 इज ग्रेटर देन 3 ये भी हमारे पास क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। अब चूंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई हैं, अब ये मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब इसने मुझे यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर ये कहता है कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है। अनटिल और अनलेस दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स नहीं हो जाती हमारे पास और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ दो स्टेटमेंट जिसमें से एक गलत होगी और एक सही होगी। वही वाली लिख देते हैं 5 इज लेस देन 3 और 5 इज ग्रेटर देन 3। तो दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ठीक होगी तो इसने ट्रू रिटर्न ही करना है, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू है। 5 इज लेस देन 3 बेशक गलत है, मतलब चाहे दो चार स्टेटमेंट गलत हो, लेकिन अगर सब में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो इसने ट्रू ही रिटर्न करना है। मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1, मैंने यहाँ पे हैंडल नहीं लगाया, हैंडल यहाँ पे भी लगा ही देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ यहाँ से। तो ये जो सेकंड वन है ये हमारी आउटपुट है, यानी कि 1 2 रिटर्न हुआ। क्यों 2 रिटर्न हुआ? क्योंकि दोनों में से कोई एक, अब दोनों भी अगर ठीक होती तब भी इसने 2 रिटर्न करना था। फॉल्स सिर्फ और सिर्फ उस केस में रिटर्न करेगा जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो। यानी कि यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ लाइक 2 इज ग्रेटर देन 3। तो अब दोनों स्टेटमेंट मेरे पास क्या है? गलत हो गई हैं। अब ये मेरे पास फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि अब मेरे पास 0 लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह से नोट ऑपरेटर है। नोट ऑपरेटर क्या करता है? नोट ऑपरेटर हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स बना देता है और फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू बना देता है। यानी कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, नोट 5 इज लेस देन 3। यहाँ पे भी हैंडल लगा देते हैं। अब मेरे पास 5 इज लेस देन 3 क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने इसके साथ क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। अब ये मेरे पास ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ गई? 1 आ गई, यानी कि इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। फॉल्स स्टेटमेंट को ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करता है और ट्रू स्टेटमेंट को ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करता है। अब मैंने 5 इज ग्रेटर देन 3 एक ट्रू स्टेटमेंट लिख दी और उसके साथ साथ नोट भी लगाने दिया। अब क्या करेगा नोट? अब ये ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स बना देगा और स्क्रीन के ऊपर 0 पॉइंट करवा देगा। ये यहाँ पे 0 हम लोग देख सकते हैं। ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं इन सबको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा सिंपली इक्वल टू का साइन होता है और ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड को असाइन कर देता है। यानी कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a और इक्वल्स टू और मैं इसे वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5।
अब ए को मैंने जब कोई वैल्यू असाइन करनी होगी तो मैं इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूटिलाइज करूंगा जो कि राइट साइड की वैल्यू को असाइन कर देगा इसे। तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया इक्वल्स टू का साइन। अब आते हैं हम लोग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का कॉम्बो है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ, उसी के साथ साथ हमारा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, उसी के साथ साथ हमारा डिवाइड इक्वल्स टू, उसी के साथ साथ हमारा मोड इक्वल्स टू भी होता है। तो हमारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ यूटिलाइज होते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स करते हैं। मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ, इसके क्वेश्चन में कर देता हूँ। तो यहाँ से हम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स की एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा प्लस इक्वल्स टू। तो प्लस इक्वल्स टू क्या करता है? अब मेरे पास ए ऊपर साइन हुआ है, अगर मैं ये करूं ए प्लस इक्वल्स टू 2, लेट्स से 2 कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा? अब इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 2। ये और ये दोनों एक ही स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि चाहे हम ये लिख लें या चाहे ये लिख दें, ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बेसिकली हमारे पास ये आ जाती है। अब ये हमारे पास कई थी क्या है? अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5। तो हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 ए की जगह पे, और हमारे पास 5 प्लस 2 हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और ये 7 वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट हुई थी, ये हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर ए को असाइन हो जाएगी। यही हमारा शॉर्ट फॉर्म में ये वर्क करता है। तो मैं यहाँ से अगर सी आउट करूँ ए की वैल्यू को, सी आउट करूँ ए, एंटर लगा लेते हैं, और मैं इसे यहाँ से रन करता हूँ, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 7 पॉइंट हो जाएगा। 7 कैसे पॉइंट हुआ? हमारे पास 5 के अंदर 2 एड अप हुआ और ए की वैल्यू को असाइन हो गया, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 7। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है ए माइनस इक्वल्स टू। माइनस इक्वल्स टू सेम हमारे पास माइनस करने के लिए काम आता है, यानी कि यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख लो सिंपली। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ए माइनस इक्वल्स टू, लेट्स से 3 माइनस कर देता हूँ। तो 7 में से 3 जब माइनस होंगे तो अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या वैल्यू पॉइंट हो जाएगी? 4 पॉइंट हो जाएगी यहाँ पे ए की वैल्यू। मैं यहाँ से हैंडल लगा देता हूँ, अब मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 4 वैल्यू पॉइंट होगी। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड मॉड्यूलस इसी तरह से वर्क करते हैं। मैं जल्दी से यहाँ लिखता रहता हूँ, सी आउट सॉरी ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4 3 सा कर लेते हैं, 12 आता है हमारे पास। स्क्रीन के ऊपर ए पॉइंट कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, रन करके देखते हैं हम लोग, और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 12 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे ए डिवाइड इक्वल्स टू, डिवाइड करते हैं हम, लेट्स से 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, और हम लोग स्क्रीन के ऊपर अब वैल्यू पॉइंट कराएंगे, तो हमारे पास सी आउट में वैल्यू पॉइंट हो जाएगी 6। यहाँ से मैं हैंडल करता हूँ, यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ जल्दी से, सॉरी यहाँ से स्मॉल ही आएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 6 पॉइंट हो गया। उसके बाद मोड इक्वल्स टू भी इसी तरह ही काम करेगा, ए मोड, और मैं लेट्स से मोड ले लेता हूँ इसका 4 के साथ मोड ले लेता हूँ, सॉरी मोड इक्वल्स टू लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सी आउट लिखूंगा, ए की वैल्यू पॉइंट कराऊंगा, यहाँ से मैं इसे हैंडल कर दूंगा। मैं यहाँ से अब इसे रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर पॉइंट हो जाएगा 2। तो ये सारे थे मेरे अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मैं इसे यहाँ से सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो हमारे जो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर, क्योंकि ये भी एक से ज्यादा के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एक से ज्यादा के ऊपर किस तरह से वर्क कर रहे हैं? यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखें तो a इक्वल्स टू ए प्लस 2 है, यानी कि 1 प्लस 2 एक वैल्यू, एक ऑपरेंड
और ए हमारे पास सेकंड ऑपरेंड आ गया, तो ये भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर ही आता है। मैं ऐसे बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ से इसे भी कमेंट कॉपी कर देते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। तो टर्नरी ऑपरेटर्स हमारे कंडीशन की बेस के ऊपर वैल्यू को रिटर्न कर रहे होते हैं। मैं यहाँ से इसका बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ। कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये होता क्या, अभी हम लोग ये देखते हैं इसे। क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कंडीशन होती है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट हो जाती है। जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 2 जो है वो रिटर्न हो जाती है। तो मैं यहाँ से इसकी एक एग्जांपल कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैक्सिमम के नाम से, और यहाँ पे अब टर्नरी ऑपरेटर को यूटिलाइज करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखूंगा 5 इज लेस देन 3। लेट्स से 5 इज लेस देन 3 क्वेश्चन मार्क। तो अगर तो ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब 3 मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं 3 को रिटर्न करने जाता हूँ। और अगर मेरी ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब 5 बड़ी वैल्यू है, तो मैं 5 को रिटर्न करने जाता हूँ। मैं यहाँ पे सी आउट लगाऊंगा और यहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू प्रिंट करूंगा। इसे रन करता हूँ तो मैं स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट होगी। कैसे वर्क हुआ इसका, यहाँ पे कंडीशन सबसे पहले चेक हुई। कंडीशन 5 इज लेस देन 3 क्या थी, फॉल्स थी, तो उसने ये वाली वैल्यू रिटर्न नहीं की, बल्कि कॉलन के दूसरी साइड के ऊपर, यानी जो हमारी एक्सप्रेशन नंबर 2 थी वो रिटर्न होगी। तो इस तरह से हमारा टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। तो टर्नरी ऑपरेटर भी टर्नरी ऑपरेटर की ही टाइप में आता है। टर्नरी ऑपरेटर देता हूं मैं यहाँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ऑपरेटर्स को पढ़ा, उसके बाद ऑपरेंड्स को पढ़ा, उसके बाद ऑपरेटर्स की तीनों टाइप्स को पढ़ा, उसके बाद हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर मूव। उसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा, जो कि हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। उसकी हम लोगों ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखे। उसके बाद हम लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा, जो कि हमारा यूनिरी ऑपरेटर होता है, उसकी सारी की सारी टाइप्स करके देखी। उसके बाद हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर चले गए, जो कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है, उसकी लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और ये सारे के सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म करके देखे। उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर चले गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नोट, इन तीनों को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को मूव करके, जो कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। उसके बाद लास्ट के ऊपर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स के ऊपर चले गए, जो कि हमारी टर्नरी ऑपरेटर टाइप में ही आता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।